मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम DA पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास इस विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की वित्त, भू-राजस्व और न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पूर्व की वीडियो में सल्तनत कालीन कई व्यवस्थाओं की चर्चा कर चुके, आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था, यानी जो दिल्ली सल्तनत की जो शासन व्यवस्था थी उसमें वित्त की किस तरह से उनका मैनेजमेंट था और क्या उसमें व्यवस्था कर रखी थी। उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो वित्त यानी जो आय जो सरकार के पास आती थी वो कर के रूप में आती थी। तो करों को जैसे कि 5 श्रेणी में उन्होंने बांट रखा था: उर्स, खराज, खम, ज़कात और जजिया। ये 5 प्रकार के मुख्य कर थे। देखो, उर्स ये एक भूमि कर था और ये उपज का 10% दिया जाता था और ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जहाँ पर सरकार के द्वारा नहरों से सिंचाई की जाती थी। तो उन क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था उर्स। दूसरा खराज है, ये भी भूमि कर था, जो सिंचाई क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र था उससे जो वसूला जाता था वो खराज की श्रेणी में आता था। नंबर 3 पर है खम्स। देखो, खम्स एक तरह से लूट का माल होता था, यानी हम लड़ाई में दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और उसके दौरान जो कर प्राप्त होता था, कर या जो सामान मिलता था वो खम्स होता था। और खम्स का ये था कि 1/5 हिस्सा तो जाता था राजकोष में, वो खम्स कहलाता था। जितना भी माल प्राप्त हुआ हमें लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान किसी क्षेत्र को जीतने से, तो उसका 1/5 हिस्सा है वो जाएगा राजकोष में, वो कहलाएगा खम्स। और 4/5 हिस्सा है वो बटेगा सैनिकों में, ताकि उनमें भी उत्साह रहे और उस हिसाब से वो युद्ध लड़े। ये एक अलग बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको विपरीत कर दिया था, उन्होंने कर दिया था कि 4/5 हिस्सा तो जाएगा राजकोष पर, 1/5 है वो सैनिकों में बटेगा। तो इस तरह से लड़ाई से, युद्ध से, विजित क्षेत्रों से जो धनराशि प्राप्त होती थी उसका जो एक निर्धारित एक हिस्सा था जो राजकोष में जमा होता था वो खम्स कहलाता था। नंबर 4 पर है ज़कात। ज़कात एक तरह से धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक कर था, लेकिन ये स्वेच्छा पर था और ये मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था और ये अपनी आय का 1/40वां हिस्सा था, यानी 2.5% कर था ये वो मुसलमान जो सक्षम है, जिनके पास पैसे हैं और जो धर्म के लिए दान देना चाहते हैं, ये वो लोग देते थे और ये अपनी आय का 40वां हिस्सा, यानी इन लोगों की जो अपनी आय होती थी उसका ये 40वां हिस्सा सरकार को देते थे। और इनका एक उद्देश्य ये था कि ये पैसा धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म के जो व्यक्ति हैं उन धर्म संचालन के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए, यानी धार्मिक कार्य पर, इस्लाम धर्म पर ये पैसा खर्च होना चाहिए। ये इनकी आय का 1/40वां हिस्सा था और ये अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये बाध्यकारी करनी था। और जो भी ऐसे व्यक्ति सक्षम थे जो अपनी इच्छा से धर्म के लिए एक तरह से दान के रूप में जो देते थे वो पैसा था और वो 1/40वां हिस्सा अपनी आय का होता था। 5वां है जजिया। जजिया
दृष्टिकोण था, मतलब ये उन्होंने वो बना रखा था सिद्धांत कि हमें गैर मुसलमानों की रक्षा कर रहे हैं, तो हम इनसे इनकी रक्षा की एवज में इनसे कर वसूलेंगे। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से, अब गैर मुसलमान में तो ज़्यादातर यहाँ भारतवर्ष में हिंदू थे, तो एक तरह से हिंदू से वसूला जाने वाला कर था। और इसके वजह से उन्होंने तीन कैटेगरी बना रखी थी, 48 हिरदम, 24 हिरदम और 12 हिरदम, उस आधार पर वसूला जाता था। फिरोज तुगलक के समय में इस कर में जैसे कि अब तक ब्राह्मणों को छूट थी, लेकिन उन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों से वसूलना शुरू कर दिया था। इस तरह से ये वित्त का एक प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा जैसे आपके मकान का कर है, चरा का कर है, कोई पुलिया पार तो पुलिया का कर है, आयात जो लगभग 2.5% कर था, बाहर से आप घोड़े मंगा रहे हो तो उन पर 5% कर देना पड़ेगा, ये करता। और जो व्यापारी लोग व्यापार करते थे उनमें गैर मुसलमानों से दुगना कर वसूला जाता था। यानी मुसलमान व्यापारियों की अपेक्षा जो गैर मुसलमान कौन हुए? हिंदू व्यापारी, उनसे जो लगान वसूला जाएगा वो दुगना होता था। तो इस तरह से व्यापारी कर का भेदभाव था, मुसलमानों से अलग लिया जाता था और हिंदुओं से अलग कर वसूला जाता था। नंबर 2 पर आता है भू राजस्व। भू राजस्व से सरकार को आय होती थी और भूमि को कई श्रेणियों में उन्होंने बांट रखा था। जैसे खालसा भूमि है, ये डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में रहती थी, केंद्र सरकार की भूमि होती थी। आपकी जो क्लोम भूमि है, ये किसी को भी हमने दान के रूप में जो दे दी वो क्लोम भूमि है। नंबर 3 हिंदू सामंतों के पास भूमि थी और मुसलमान धर्म के जो विद्वान थे, संत थे, इमाम थे, उलेमा थे, उनको सरकार के द्वारा जो दान या मिल्क के रूप में जो दी गई भूमि थी। तो इस तरह भूमि का विभाजन था। बाकी जो खालसा भूमि है वो डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में थी। बाकी जो भूमि है वो प्रांतों के प्रांतपतियों के उसमें थे, जो इख्तियार सूबेदार होते थे, उनका लगान वो वसूल करके अपने खर्चे काट करके और केंद्र के पास जमा कराते थे। लेकिन जो खालसा भूमि है उसका वसूली का काम भी केंद्र सरकार ही करती थी, जिसमें उनके जो अधिकारी थे खुद मुकद्दम और चौधरी, ये 3 हिंदू पदाधिकारी थे और ये खालसा भूमि का लगान वसूल करके और केंद्र में जमा कराते थे। तो इस तरह से खालसा भूमि केंद्र के नियंत्रण में थी। अब आपका जो भूमि कर है वो उसकी दरें भी अलग अलग रही है। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो लगान लिया जाता था वो एक अनुमान के आधार पर, या किसान ने बता दिया है कि मेरे पास मैं 5 बीघा की बुआई कर रहा हूँ, 10 बीघा की कर रहा हूँ, तो एक अनुमानित आधार लगा करके और उससे लगान वसूला जाता था। लेकिन चूंकि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि इसमें कई प्रकार की कमियां हैं, सही व्यक्ति बताते नहीं है और इससे सरकार को आय जो मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्या करवाया कि एक तो भूमि की नाप करवा दी, भूमि की पैमाइश करवा दी। तो अब क्या हो गया कि अब ये निश्चित हो गया कि कौन व्यक्ति कितनी जमीन जोत रहा है, तो उस आधार पर लगान लिया जाने लगा। और उसमें भी क्या कर दिया कि उपज का 50%, यानी आप जितनी जमीन जोत रहे हो
उसकी जो एक अनुमानित उपज निकल रही है उसका आपको 50% कर के रूप में देना पड़ेगा। और ये व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक तक के समय तक चलती रही। फिर हम देखते हैं वापिस जो फिरोज तुगलक शासक हुए उन्होंने वापिस इस व्यवस्था को बदल दिया। वापिस उन्होंने वही सामंती प्रणाली पर आधारित पर लगान वसूली का कार्य सामंतों को दे दिया और जो नाम वाली प्रथा थी उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। और अब पहले की तरह यानी जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको उन्होंने भूमि कर वसूल का अधिकार दे दिया। तो ये देखा जाए तो इसमें कई प्रकार की खामियां हो गई, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति को जमीन का लगान का अधिकार मिल गया वो जो किसान है उनसे वो ज़्यादा वसूलने लग गया, क्योंकि वो निर्धारित राशि उसको देनी है और उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो उसका रहेगा। तो इस तरह से इसमें शोषण होने लगा। तो ये प्रणाली ठीक नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय चलती रही और बाद में जब सिकंदर लोधी शासक हुए तो उन्होंने इस प्रणाली को त्याग दिया और वापस पुनः वही अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व की जो नीति थी कि नाप कराओ और उसके आधार पर लगान लो, उस व्यवस्था को सिकंदर लोधी ने पुनः दिल्ली सल्तनत में लागू कर दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के पास ये आय के एक बहुत स्रोत थे। अब ये तो हो गए आय के स्रोत। अब व्यय किस पर होना है? देखो, जो सुल्तान है उसका परिवार है, उसका जो प्रशासन है, इन सब पर पूरा व्यय इसी मद में से होता था। प्रांतों का है तो प्रांत के जो शासक है उनके बाद जो सेना है उन सेना का पूरा खर्चा जो लगान वसूल होकर आ रहा है उसमें से निकाल करके वो केंद्र में भेजते थे। तो उनका खर्चा उसमें कट गया। सुल्तान पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके प्रशासन पर हो रहा है वो इनमें से हो गया। दूसरा जो सेना है, सेना पर जो खर्च हो रहा है सैनिकों का, वो सब पैसा सरकार की जो आय थी इन्हीं में से जाता था। इसके अलावा सुल्तान के द्वारा किसी को इनाम देना या फिर किसी राज्य पर लड़ाई संघर्ष के समय जो पैसा खर्च हो रहा है वो सब पैसा इसी मद में से खर्च होता था। इस तरह से सरकार के पास आय और व्यय का व्यवस्था है। इसे हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की जो न्याय व्यवस्था थी, वैसे तो जो राज्य का प्रमुख न्यायपद है, न्यायाधीश है, स्वयं सुल्तान ही होता था सर्वे सर्वा। लेकिन चूंकि सुल्तान के पास बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उसकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो सब न्याय के जो मामले हैं वो देख नहीं सकता। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग ही विभाग था जिसका जो प्रमुख होता था वो था अमीर-ए-दाद। इसके नेतृत्व में, इसकी अध्यक्षता में पूरी न्याय व्यवस्था संचालित होती थी और उनमें जनता के जो मामले आते थे उनका निपटारा किया जाता था। अब जो मामले आएंगे उनका जो न्याय का एक आधार होगा, किस आधार पर न्याय किया जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि उस जमाने में न्याय के जो स्रोत थे, आधार थे, उसमें सबसे पहला स्थान पाता है कुरान का। न्याय का आधार कुरान, यानी कुरान में जो बातें लिखी है उसके आधार पर जो न्यायाधीश है वो न्याय करेगा। दूसरा स्रोत है वो है हदीस। हदीस में क्या होता है कि मोहम्मद साहब यानी पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख करके, यानी मोहम्मद साहब ने जो उनके जीवन में
वचन बोले या उन्होंने कार्य किए, उनका उसमें उल्लेख दे करके और जब न्याय किया जाता था वो अधीश के अंदर आता है। नंबर तीसरा है इज्मा। इज्मा का होता है कानून में अल्लाह की इच्छा, यानी अल्लाह जो इच्छा होगी उसको कानून का रूप माना गया है और उसको इज्मा कहा गया है। और नंबर 4 पर है कयास। कयास में आता है तर्क और विश्लेषण, यानी कोई भी हम न्याय कर रहे हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष उस पर जो मुद्दा है उसका विश्लेषण करना और उसमें जो निकल करके जो सार आ रहा है तर्क उसको आधार मान करके और जो न्याय किया जाता था वो कयास। तो इस तरह से न्याय के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। इससे न्याय किया जाता था और इस समय न्याय की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी, दंड की, कई बार तो मृत्युदंड या अंग विच्छेद तक कर दिए जाते थे। तो इस तरह से ये न्याय व्यवस्था है। तो हमने आज का हमारा जो वीडियो है इसमें दिल्ली संतुलनकालीन वित्त, भू राजस्व और न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की।